हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश बघेल एंड वेलकम टू ओम एजुकेशन सेंटर। आज हम 10th क्लास के मैथ की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय थेल्स प्रमेय का अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय थेल्स। जानते हैं थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं, इसे समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट नेम दिया गया है बीपीटी। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपातों में विभाजित करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, तो यही है थेल्स प्रमेय। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है और बीसी के समांतर खींची गई है डीई रेखा। ठीक है, बिंदु डी और ई ये एबी और एसी को दो समान भागों में विभाजित करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें कि क्या क्या दिया गया है। इस त्रिभुज में दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर है डीई के, यानी कि बीसी जो भुजा है उसके समांतर खींची गई है डीई। ठीक है, अब आगे हमें इसमें जो है सिद्ध, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। आइए इसमें वो कुछ रचना अपनी तरफ से भी करते हैं। ठीक है, कुछ रचना अपनी तरफ से कैसे करेंगे। बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया। ठीक है, और भुजा एडी पर एक लंब डाल दिया गया। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए एक ये डाल दिया गया एन ई, एक लंब डाल दिया गया है। इसी तरह से ए ई भुजा पर एक दूसरा लंब डाल दिया गया है डी, और इसको लिख लो एफ। तो इस तरह से इसमें रचना कर ली है, तो रचना को भी लिख लेते हैं। रचना क्या है, हमने बी को ई से और डी को सी से मिलाया। ठीक है, और एडी भुजा पर यानी कि एडी पर लंब है एन ई। ठीक है, इसी प्रकार ए ई पर लंब है डी एन डी एफ। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। इस प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आप दो बातें जान लीजिए कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले एक रूल्स आपको पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाएं हों और उस समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई एक आधार मानकर उस पर जितने भी त्रिभुज हम खींचेंगे, उस पर जितने भी त्रिभुज बनाएंगे, उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हमने एक त्रिभुज ये बना दिया तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज इस तरह से बना दिया तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब चाहे इसमें जितने भी त्रिभुज बना दो वो सभी के क्षेत्रफल जो है बराबर होंगे। चाहे आप इस तरह से भी बना दें, आधार वही रहना चाहिए, इसका आधार समान हो, तो जितने भी त्रिभुज बनेंगे उन सभी के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, ये नियम आप एक याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसी नियम के आधार पर ही हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। अब हम लेते हैं इसकी उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में जैसा कि अभी हमने समझाया था कि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले दो त्रिभुज होते हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी रेखा है, डीई और बीसी, डीई और बीसी के बीच बनने वाले दो त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज हैं, डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, ठीक है। दो समांतर रेखाओं डीई और बीसी के बीच बनने वाले दो त्रिभुज जिनके आधार समान है,
अर्थात कौन सा है आधार, DE को अब आधार मान लेंगे, ठीक है ना, आधार समान है, ठीक है। तो D यानी कि समान आधार पर बनाए गए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जैसा कि हमने बताया था। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, DBE क्षेत्र यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज DBE इक्वल होगा क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के बराबर होगा, यानी DEC के, यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं दो त्रिभुजों की, यानी कि AB को आधार मानकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और अपॉन में आ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज DBE इक्वल। अब ये आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 लंब इंटू आधार, ठीक है। तो हम उसी फॉर्मूले को लेकर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज है ADE, अब इसमें लंब क्या है, ये वाला लंब है, ठीक है। 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है, जो भुजा इस आधार पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, वो हो जाएगा इसका लंब। तो हम इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लंब बटे आधार, ठीक है ना। लंब क्या है हमारा, NE, लंब है हमारा NE और आधार है हमारा AD, ठीक है ना, AD इसका आधार है, अपॉन फिर से देखना है। अब इस वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज DBE। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू लंब। अब इस वाले त्रिभुज का देखेंगे लंब कौन सा है, जब इस आधार को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो यानी कि आधार पर जो डालेगी वजह होगी वो लंब होगी, यानी 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है वो लंब होगी। तो इसका भी यानी कि इस वाले त्रिभुज का भी लंब कौन सा हो जाएगा, NE, ठीक है ना, NE लंब हो जाएगा। अब इसका आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, BD, ठीक है ना, BD। अब इसमें देख लो कि 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, NE से NE कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया है क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज DBE और इक्वल में क्या आ गया है इसका AD/BD। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अब AC को आधार मानकर, ठीक है ना, AC को आधार मानकर अब हम लेते हैं AED, त्रिभुज AED और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम ECD, ठीक है ना। कौन से को आधार मानकर, AC को आधार मानकर। तो इसमें AC बराबर क्या है, AE और EF। तो यहाँ पर AED दूसरा हो जाएगा, फिर से लेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज AED और बटे में आ जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ECD, ठीक है ना। और जैसा कि अभी हमने इसमें निकाला था क्षेत्रफल, उसी तरह से क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AED का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू लंब बटे लंब इंटू आधार, ठीक है ना। तो अब इस भुजा पर देखेंगे, ये आधार हमने लिया है, तो इस भुजा पर जो लंब है वो क्या है, DF, लंब कौन सा इसका, DF, ठीक है ना। अब इसका आधार जैसा कि हमने बताया था, आधार क्या लेंगे, AE, ठीक है ना, AE, आधार क्या लेंगे हम, AE, ठीक है ना। अब इक्वल अपॉन में आ जाओ त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ECD, ये वाला त्रिभुज है हमारा, ठीक है ना, इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज है ये ECD। अब इसमें आधार हमने इसको ही लिया है, यानी कि EC, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2। अब इस पर लंब यानी कि इस भुजा को जब आगे बढ़ाएंगे तो इस पर जो 90 का एंगल बना रही होगी ये भुजा जो होगी इसका लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो लंब क्या है, DF,
लम क्या है इसका DF, तो 1/2 DF इंटू, और आधार क्या है इसका EC, आधार है इसका EC, ठीक है ना। तो अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 1/2 कैंसिल हो गया, DF से DF कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ निकल के आ रहा है आपका, देखेंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज AED, और अब बटे में है क्षेत्रफल त्रिभुज ECD, ठीक है ना। और इसमें क्या निकल के आया है, AE अपॉन में EC, ठीक है ना। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। क्षेत्रफल त्रिभुज DBE बराबर होता है क्षेत्रफल त्रिभुज DEC के, या हम इसको ECD भी बोलते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज है, समीकरण 1 में क्षेत्रफल DBE के इक्वल में क्षेत्रफल त्रिभुज DEC रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें हम जो क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज DBE का, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, DBE बराबर है DEC के, ठीक है ना। तो यहाँ रख लो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE और अपॉन में हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज, अब DBE की जगह हम क्या रखेंगे, DEC, तो ये हो जाएगा DEC इक्वल, ये हो जाएगा AD अपॉन BD, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम देखेंगे समीकरण 2 और 3 को देखें। यहाँ है क्षेत्रफल AED, क्षेत्रफल त्रिभुज AED या ADE एक ही बात है। इसी तरह से क्षेत्रफल त्रिभुज ECD या क्षेत्रफल त्रिभुज DEC। अब ये दोनों जब क्षेत्रफल बराबर हैं तो इनकी भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 2 और 3 की जब तुलना करेंगे तो इनकी देखो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा फिर कि AD बटे BD इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में EC। तो इसकी तुलना करेंगे तो ये निकल के आता है, और यही हमें सिद्ध करना होता है। तो हमारी प्रमेय जो है यहीं पर सिद्ध हो जाती है। अब आगे इसकी एक उप प्रमेय भी है, तो हम इसको यहाँ से उप प्रमेय भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी हम देखेंगे उप प्रमेय। तो उप प्रमेय क्या है, देखेंगे कि AD अपॉन में BD इक्वल AE अपॉन में EC, ये दिया गया है, ये इसकी प्रमेय सिद्ध हो गई है। अब इसकी यहाँ से उप प्रमेय निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर 1 जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों ओर 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, BD एलसीएम आ जाएगा, और ये AD का AD रहेगा प्लस BD का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BD इक्वल, इसी तरह से EC का यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे EC, ठीक है, तो ये हो जाएगा AE प्लस EC। अब हम देखते हैं थोड़ा सा त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज में क्या है, देखिए कि AD प्लस BD, ये पूरी रेखा मिला के क्या बन रही है हमारी, AB बन रही है। क्या बन रही है, AB। तो हम इसको लिखेंगे AB और अपॉन में क्या हो जाएगा, BD इक्वल, इसी तरह से AE प्लस EC, तो AE प्लस EC, ये पूरी रेखा क्या बन रही है हमारी, AC। देखिए एक बार फिर से कि AE प्लस EC, तो ये पूरी रेखा हमारी क्या बन के आ रही है, AC। तो हम इसको लिख देंगे AC, ठीक है ना। तो AC अपॉन में हो जाएगा EC, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो बन के आती है ये होती है इसकी उप प्रमेय, ठीक है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।